हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें, वो कहानियां, वो विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को साफ कर देगी। किताब का नाम है क्लैरिटी और इसे लिखा है स्टीवन सेसारी ने। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि स्पष्टता क्यों जरूरी है, ये बताती है कैसे स्पष्टता पाई जाए। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको दिखाती है कि कैसे आप अपने उलझे हुए विचारों को साफ करें, अपनी असली इच्छा पहचानें और अपनी जिंदगी की दिशा तय करें। स्टीवन सेसारी कहते हैं, स्पष्टता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि क्लैरिटी क्या है, क्यों हम इतने उलझे हुए हैं और सबसे जरूरी, कैसे हम अपनी जिंदगी में स्पष्टता ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी। चैप्टर 1, क्लैरिटी क्या है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। विक्रम एक बहुत सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। बाहर से देखने वाला कहेगा, ये तो सपनों की जिंदगी है। लेकिन विक्रम के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो सुबह उठता, ऑफिस जाता, मीटिंग्स करता, डेडलाइन मीट करता, लेकिन उसे लगता था, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या मैं सही जगह हूं। उसने कोचिंग ली, सेमिनार अटेंड किए, किताबें पढ़ीं। उसके पास ढेर सारी जानकारी थी, वो सब कुछ जानता था, फाइनेंस, मार्केटिंग, लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट। लेकिन जानकारी होने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या है। विक्रम के पास ज्ञान था, लेकिन स्पष्टता नहीं थी। क्लैरिटी क्या है? स्टीवन सेसारी क्लैरिटी को परिभाषित करते हैं, स्पष्टता है अपने आप को, अपनी इच्छाओं को और अपने रास्ते को साफ साफ देख पाना। ज्ञान और स्पष्टता में बहुत फर्क है। ज्ञान है चीजों के बारे में जानकारी रखना, स्पष्टता है ये जानना कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कैसे पाना है। विक्रम के पास ढेर सारा ज्ञान था, लेकिन उसे ये स्पष्ट नहीं था कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहता है। वो जानता था कि कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसे वो प्रेजेंटेशन देनी भी है या नहीं। स्टीवन सेसारी कहते हैं, ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या संभव है, स्पष्टता तुम्हें बताती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। स्पष्टता क्यों जरूरी है? बिना स्पष्टता के तुम दिन रात सोचते रहते हो, तुम हर फैसले पर सवाल उठाते हो, तुम आगे बढ़ने से पहले पीछे देखते हो, तुम एक ही जगह पर घूमते रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते। बिना स्पष्टता के तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, क्योंकि पता नहीं कहां से शुरू करें। तुम ओवरथिंक करते हो, क्योंकि हर विकल्प में पॉसिबिलिटी दिखती है। तुम एंजाइटी में रहते हो, क्योंकि नहीं पता कि सही कर रहे हो या गलत। तुम रिलेशनशिप में उलझे रहते हो, क्योंकि नहीं पता कि चाहते क्या हो। तुम करियर में अटके रहते हो, क्योंकि नहीं पता कि आगे कहां जाना है। स्पष्टता इन सब का समाधान है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो तुम जानते हो कि क्या चाहते हो, तुम जानते हो कि क्यों चाहते हो, तुम जानते हो कि कैसे पाना है, और सबसे जरूरी, तुम जानते हो कि क्या नहीं चाहते। स्पष्टता का उदाहरण, विक्रम का बदलाव। विक्रम ने स्टीवन सेसारी की किताब पढ़ी। उसने समझा कि उसके पास ज्ञान है, लेकिन स्पष्टता नहीं है। उसने स्पष्टता पाने का फैसला किया। उसने अपने आप से पूछा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? उसने सोचा, मुझे सफलता चाहिए। लेकिन फिर उसने पूछा, सफलता का मतलब क्या है? उसने लिखा, पैसा, पद, पहचान। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या यह सच में मुझे खुश करेगा? कई दिनों की सोच, लिखाई और मेडिटेशन के बाद उसे स्पष्टता मिली। वो जानना चाहता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब हो। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे दूसरों को फायदा हो। वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने एक नॉन प्रॉफिट शुरू किया। उसकी सैलरी आधी हो गई, लेकिन वो पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे स्पष्टता थी कि वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, ज्ञान और स्पष्टता एक नहीं है। तुम दुनिया की सारी किताबें पढ़ सकते हो,
सारे कोर्स कर सकते हो, सारे सेमिनार अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें स्पष्टता नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, तो ये सब ज्ञान बेकार है। आज से अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? ये सवाल आसान नहीं है, इसका जवाब एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सवाल पूछना शुरू करो। लिखो, सोचो, मेडिटेट करो और धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। अगले चैप्टर में हम समझेंगे क्यों स्पष्टता इतनी मुश्किल है, कैसे हमारा दिमाग, हमारा समाज और हमारी आदतें हमें स्पष्टता से रोकती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ बने रहिए। चैप्टर 2, क्यों स्पष्टता इतनी मुश्किल है। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि क्लैरिटी क्या है। अब हम बात करेंगे कि स्पष्टता इतनी मुश्किल क्यों है। अगर स्पष्टता इतनी जरूरी है तो हमें ये इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, बहुत सारे रास्ते। जरा 50,000 साल पीछे चलते हैं। हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। उनके पास कुछ ही विकल्प थे, खाना ढूंढना, शिकार करना, खतरे से बचना। उनके दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। आज तुम्हारे पास सैकड़ों विकल्प हैं। क्या खाना है, कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है, कब बच्चे लेने हैं, कौन सा फोन लेना है, कौन सा कोर्स करना है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम फैसले ले रहे हो और हर फैसले के साथ तुम्हारे पास अनगिनत विकल्प हैं। स्टीवन सेसारे कहते हैं, हमारा दिमाग सीमित विकल्पों के लिए बना है, अनंत विकल्प हमें पैरालाइज कर देते हैं। यह है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जितने ज्यादा विकल्प उतनी कम स्पष्टता। हमारा दिमाग स्पष्टता का दुश्मन। हमारा दिमाग स्पष्टता के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है। ये तुरंत रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। ये खतरे को पहचानता है, अवसर को नहीं। ये पुरानी बातों को पकड़े रहता है, नई चीजों को छोड़ देता है। जब तुम कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है, खतरा, पहले जैसा रहो, नया मत करो। यही वजह है कि हम उन्हीं चीजों में अटके रहते हैं जो हमें पता है, भले ही वो हमें खुश ना करें। स्टीवन सेसारे कहते हैं, स्पष्टता के लिए तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें उलझाए रखना चाहता है। सोसाइटी और परिवार, बाहरी आवाजें। तुम सोचते हो कि तुम जो चाहते हो वो तुम चाहते हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारी इच्छाओं में तुम्हारे माता पिता की आवाज है, तुम्हारे टीचर की आवाज है, तुम्हारे दोस्तों की आवाज है, तुम्हारे समाज की आवाज है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, 26 साल तक शादी कर लो, बच्चे होने चाहिए, घर लेना जरूरी है, लोग क्या कहेंगे। ये सब आवाजें तुम्हारे अंदर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि तुम उन्हें अपनी आवाज समझने लगते हो और फिर तुम सोचते हो कि तुम ये चाहते हो, जबकि असल में तुम वो चाह रहे हो जो दूसरे चाहते हैं कि तुम चाहो। स्टीवन सेसारे कहते हैं, स्पष्टता की सबसे बड़ी बाधा है ये पहचानना कि कौन सी आवाज तुम्हारी है और कौन सी दूसरों की। डर, स्पष्टता का सबसे बड़ा दुश्मन। हम स्पष्टता इसलिए नहीं चाहते क्योंकि स्पष्टता का मतलब है फैसला करना, और फैसला करने का मतलब है कुछ चीजों को छोड़ना। अगर तुम स्पष्ट हो जाओ कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हें यह भी स्पष्ट होना पड़ेगा कि तुम क्या नहीं चाहते, और जो तुम नहीं चाहते उसे छोड़ना पड़ेगा। यही डर है कि कहीं गलत छोड़ ना दूं, कहीं बाद में पछताना न पड़े। ये डर हमें उलझाए रखता है। हम फैसला नहीं करते ताकि गलत फैसला ना करें, लेकिन फैसला न करना भी एक फैसला है, और वो फैसला हमें वहीं रोक कर रखता है जहां हम हैं। कैसे शुरू करें? स्टीवन सेसारे कहते हैं, स्पष्टता पाने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, साइलेंस। तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए बाहरी शोर को शांत करना होगा। फोन बंद करो, टीवी बंद करो, अकेले बैठो, चुप रहो। दूसरा, सवाल। सही सवाल पूछो। मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या खुशी मिलती है? मैं क्यों जी रहा हूं? ये सवाल स्पष्टता की तरफ ले जाते हैं। तीसरा, लिखो। जो भी आए लिखो, सोचो मत, बस लिखो। तुम हैरान हो जाओगे कि लिखते लिखते कितनी स्पष्टता आ जाती है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से समझ लो, स्पष्टता मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा समाज, तुम्हारा डर सब तुम्हें उलझाए रखना चाहते हैं, लेकिन स्पष्टता पाई जा सकती है। आज से एक काम करो, 10 मिनट के लिए फोन बंद करो, अकेले बैठो और अपने आप से पूछो कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। जो आए लिखो, सिर्फ 10 मिनट। कल फिर से करो, परसों फिर से करो। धीरे धीरे तुम फर्क देखोगे, तुम स्पष्ट होने लगोगे। अगले चैप्टर में हम समझेंगे दिमाग का शोर, आंतरिक और बाहरी, और उसे कैसे शांत करें। चैप्टर 3, दिमाग का शोर, आंतरिक और बाहरी।
पिछले चैप्टर में हमने समझा कि स्पष्टता इतनी मुश्किल क्यों है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो स्पष्टता को सबसे ज्यादा रोकती है, दिमाग का शोर। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, मीरा जो अपनी आवाज नहीं सुन पाई। मीरा एक होशियार लड़की थी। उसके पास बहुत सारे विचार थे, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लाइफ के बारे में, लेकिन उसके दिमाग में इतना शोर था कि वो अपनी आवाज नहीं सुन पाती थी। हर सुबह उठते ही दिमाग चालू हो जाता। कल की मीटिंग में क्या हुआ, आज क्या करना है, माँ ने क्या कहा, दोस्त ने क्यों नहीं फोन किया, अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, अगर नहीं शुरू की तो क्या होगा। ये शोर इतना तेज था कि मीरा सोच भी नहीं पाती थी। वो बस एक विचार से दूसरे विचार में भागती रहती थी। उसे स्पष्टता नहीं मिल पाती थी। मीरा अकेली नहीं है, हम सबके दिमाग में यही शोर चलता है। दो तरह का शोर। स्टीवन सेसारी बताते हैं, दिमाग का शोर दो तरह का होता है। पहला, आंतरिक शोर। ये वो आवाजें हैं जो तुम्हारे अंदर से आती हैं। पुरानी यादें, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था। डर, कहीं फेल न हो जाऊं। शंका, क्या मैं सही कर रहा हूं। आलोचना, तुमसे नहीं होगा। पछतावा, काश मैंने ऐसा किया होता। दूसरा, बाहरी शोर। ये वो आवाजें हैं जो बाहर से आती हैं। फोमो, लगातार नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया, दूसरों की परफेक्ट लाइफ, न्यूज, लगातार नकारात्मक खबरें, लोग, सलाह, आलोचना, उम्मीदें। ये दोनों मिलकर तुम्हारे दिमाग में इतना शोर पैदा करते हैं कि तुम अपनी आवाज ही नहीं सुन पाते। शोर कैसे स्पष्टता को मारता है। जब तुम्हारे दिमाग में शोर होता है तो तुम एक विचार पर ज्यादा देर नहीं रुक पाते, दूसरा विचार आ जाता है। किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, हर बार उलझन होती है। अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते, बस घबराहट रहती है। फैसला नहीं ले पाते, हर विकल्प में खतरा दिखता है। अपनी आवाज नहीं सुन पाते, दूसरों की आवाजें ज्यादा तेज होती हैं। स्टीवन सेसारी कहते हैं, शोर में स्पष्टता नहीं आ सकती। जैसे तेज संगीत में बात सुनना मुश्किल है, वैसे ही शोर में अपनी आवाज सुनना मुश्किल है। शोर कैसे शांत करें। तरीका 1, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटे फोन बंद रखो। सुबह उठते ही फोन मत देखो। पहले 30 मिनट अपने लिए रखो। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन बंद करो। तरीका 2, अकेले बैठो। हर दिन 10-15 मिनट अकेले बैठो। कुछ मत करो, फोन नहीं, किताब नहीं, टीवी नहीं, बस बैठो। पहले अजीब लगेगा, धीरे धीरे तुम फर्क देखोगे, दिमाग शांत होने लगेगा। तरीका 3, लिखो। जो भी शोर है उसे लिख डालो, कागज पर उतार दो। जब तुम लिखते हो तो शोर कम हो जाता है, क्योंकि अब वो विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं, कागज पर है। तरीका 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन दिमाग को शांत करने का सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका है। रोज 5 मिनट से शुरू करो। बैठो, सांस देखो, विचारों को आने दो, जाने दो। धीरे धीरे शोर कम होगा। आंतरिक शोर को कैसे पहचानें। स्टीवन सेसारी एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, थॉट जर्नल। एक नोटबुक लो, उसमें 2 कॉलम बनाओ, मेरी आवाज और दूसरों की आवाज। जब भी कोई विचार आए, पूछो, ये विचार किसका है, मेरा, माँ का, समाज का, और उसे सही कॉलम में लिखो। धीरे धीरे तुम पैटर्न देखोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में चलने वाले ज्यादातर विचार दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं। और जब ये पता चल जाता है तो तुम उन विचारों को जाने दे सकते हो। आज से क्या करें। दोस्तों, आज से अपने दिमाग के शोर पर ध्यान दो। कौन सी आवाजें सबसे तेज हैं। तुम अपनी आवाज सुन पा रहे हो या सिर्फ दूसरों की। आज से 10 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स करो। फोन बंद करो, अकेले बैठो और बस बैठो, कुछ मत करो। कल से 15 मिनट। धीरे धीरे तुम देखोगे शोर कम हो रहा है, और शोर कम होने पर स्पष्टता आने लगती है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे ज्ञान वर्सेस स्पष्टता। ज्ञान कब मदद करता है और कब बाधा बन जाता है। चैप्टर 4, ज्ञान वर्सेस स्पष्टता, फर्क जान लो। पिछले चैप्टर में हमने दिमाग का शोर समझा। अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े भ्रम के बारे में, ज्ञान और स्पष्टता में फर्क। क्या ज्यादा जानने से स्पष्टता आती है, या ज्यादा ज्ञान उलझन बढ़ा सकता है? तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, पीएचडी स्कॉलर जो और उलझ गया। अरविंद ने पीएचडी की थी। उसने सालों तक एक विषय पर रिसर्च की थी। वो उस विषय का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। उसके पास उस विषय के बारे में ढेर सारा ज्ञान था। लेकिन जब उससे पूछा गया, तुम क्या करना चाहते हो, तो वो जवाब नहीं दे पाया। उसके पास इतना ज्ञान था कि हर विकल्प में उसे प्रॉब्लम दिखती थी, हर रास्ते में उसे बाधाएं दिखती थीं। वो फैसला ही नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम दुनिया के सबसे जानकार इंसान हो, लेकिन तुम सबसे उलझे हुए इंसान भी हो। अरविंद के पास ज्ञान था,
लेकिन स्पष्टता नहीं थी। ज्ञान क्या है? ज्ञान है चीजों के बारे में जानकारी रखना। फैक्ट्स, डेटा, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, ये सब ज्ञान है। ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान का एक सीमा होती है। ज्ञान का एक उल्टा पक्ष भी है। स्टीवन सिसारी कहते हैं, ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या संभव है, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। हर संभावना को जानने से तुम पैरालाइज हो जाते हो। ज्ञान का जाल। कैसे ज्यादा जानना उलझाता है? पहला, ज्यादा जानकारी बराबर ज्यादा विकल्प। तुम जितना ज्यादा जानते हो उतने ज्यादा विकल्प तुम्हें दिखते हैं, और जितने ज्यादा विकल्प उतनी कम स्पष्टता। दूसरा, हर विकल्प में खामी दिखती है। जब तुम किसी विषय के एक्सपर्ट होते हो तो हर विकल्प की कमियां तुम्हें साफ दिखती हैं। तुम सोचते हो ये विकल्प भी ठीक नहीं है, और फिर फैसला नहीं कर पाते। तीसरा, एनालिसिस पैरालिसिस। तुम इतना एनालिसिस करते हो, इतना सोचते हो कि एक्शन ही नहीं ले पाते। तुम सही फैसले की तलाश में कोई फैसला नहीं लेते। स्पष्टता क्या है? स्पष्टता है ये जानना कि तुम क्या चाहते हो। ये ज्ञान से अलग है। स्पष्टता के लिए तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। स्टीवन सिसारी कहते हैं, स्पष्टता के लिए अधूरा ज्ञान भी काफी है। असल में पूरा ज्ञान स्पष्टता को मार देता है। ज्ञान से स्पष्टता तक कैसे पहुंचे? स्टेप 1, पर्याप्त ज्ञान लो। हर चीज के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश मत करो। बस इतना जानो कि एक सूचित फैसला ले सको। जानकारी का 80% काफी है। 100% की तलाश में मत भागो, वो कभी नहीं मिलेगा। स्टेप 2, एनालिसिस बंद करो। जब तुम्हारे पास पर्याप्त जानकारी हो तो एनालिसिस बंद करो। अब और सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। अब फैसला करने का समय है। स्टेप 3, अपनी भावनाओं से पूछो। ज्ञान तुम्हें बताता है कि क्या संभव है, लेकिन स्पष्टता के लिए तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम कैसा महसूस करते हो। अपने आप से पूछो, यह फैसला सुनकर मुझे कैसा लगता है? स्टेप 4, फैसला करो और आगे बढ़ो। फैसला करो और फिर पीछे मत देखो। अब तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसी से फैसला किया। बाद में पता चले कि और जानकारी थी तो कोई बात नहीं, तुमने उस समय के हिसाब से सबसे अच्छा फैसला किया। अरविंद का बदलाव। अरविंद ने यह समझ लिया। उसने फैसला किया, अब और रिसर्च नहीं, अब मैं एक्शन लूंगा। उसने जो ज्ञान था उसी के साथ फैसला किया। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसे पता था कि यह परफेक्ट नहीं है, उसे पता था कि इसमें खामियां हैं, लेकिन उसने शुरू कर दिया। आज वो बहुत सफल है। वो कहता है, मैं सालों परफेक्ट विकल्प की तलाश में भटक रहा था। स्पष्टता तब आई जब मैंने परफेक्ट की तलाश छोड़ दी। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, ज्यादा ज्ञान का मतलब ज्यादा स्पष्टता नहीं है। कभी कभी कम जानना ज्यादा स्पष्टता देता है। अगर तुम किसी फैसले में उलझे हो तो पूछो कि क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? अगर हां, तो एनालिसिस बंद करो। अब फैसला करने का समय है। परफेक्ट फैसले की तलाश में मत भटको। परफेक्ट फैसला नहीं होता। जो फैसला तुम आज के ज्ञान के साथ ले सकते हो वही सही फैसला है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अपनी असली इच्छा कैसे पहचाने। तुम क्या चाहते हो वर्सेस तुम सोचते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। चैप्टर 5, अपनी असली इच्छा पहचाने। पिछले चैप्टर में हमने ज्ञान और स्पष्टता का फर्क समझा। अब हम सबसे जरूरी सवाल पर बात करेंगे, अपनी असली इच्छा कैसे पहचाने। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, अंजलि जो प्रमोशन चाहती थी। अंजलि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी। वो पिछले 3 सालों से प्रमोशन की तैयारी कर रही थी। उसने एक्स्ट्रा कोर्स किए, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लिए, एक्स्ट्रा घंटे काम किया। उसे लगता था प्रमोशन मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जब प्रमोशन मिला तो वो खुश हुई, लेकिन 3 महीने में वो फिर से वैसी ही थी। उसे लगता था अब और ऊपर जाना है। एक दिन उसके मेंटर ने उससे पूछा, अंजलि तुम सच में क्या चाहती हो? अंजलि ने कहा, प्रमोशन और पैसा और पद। मेंटर ने पूछा, और ये सब पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? अंजलि ने सोचा, सम्मान, सुरक्षा, आजादी। मेंटर ने कहा, तो तुम प्रमोशन नहीं चाहती, तुम सम्मान, सुरक्षा और आजादी चाहती हो। प्रमोशन सिर्फ एक रास्ता था। अंजलि को समझ आ गया, वो प्रमोशन नहीं आजादी चाहती थी, और आजादी के और भी रास्ते थे। उसने नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस शुरू किया। आज वो ज्यादा खुश है, कम काम करती है
और ज्यादा आजाद है। चाहिए वर्सेस चाहता हूं। स्टीवन ससारी बताते हैं, हमारी इच्छाएं दो तरह की होती हैं। पहली, चाहिए वाली इच्छाएं। ये वो हैं जो समाज, परिवार और संस्कृति हमें बताते हैं कि हमें चाहिए। पैसा चाहिए, पद चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए। दूसरी, चाहता हूं वाली इच्छाएं। ये वो हैं जो तुम सच में चाहते हो। ये तुम्हारे दिल से आती हैं, दिमाग से नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम चाहिए वाली इच्छाओं को अपनी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसा चाहते हैं, जबकि हम सुरक्षा चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम पद चाहते हैं, जबकि हम सम्मान चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम घर चाहते हैं, जबकि हम अपनापन चाहते हैं। असली इच्छा कैसे पहचानें? तरीका 1, 5 वाइज, 5 क्यों। कोई भी इच्छा लो, पूछो क्यों, फिर जवाब आए उस पर फिर से क्यों, 5 बार पूछो। अंजलि ने यही किया। मैं प्रमोशन चाहती हूं, क्यों? ज्यादा पैसा चाहिए, क्यों? सुरक्षा चाहिए, क्यों? डर है कि अगर कुछ हुआ तो, क्यों? बचपन में पैसे की तंगी देखी, क्यों? इसलिए मैं सुरक्षा चाहती हूं। असली इच्छा थी सुरक्षा, प्रमोशन सिर्फ एक रास्ता था। तरीका 2, खाली कुर्सी तकनीक। एक कुर्सी रखो, उस पर बैठो, सोचो कि तुम 10 साल बाद के हो। तुमसे पूछो, तुम क्या चाहते थे? फिर दूसरी कुर्सी पर बैठो, 10 साल बाद के तुमसे जवाब सुनो। ये तकनीक तुम्हें अपनी असली इच्छा तक ले जाती है। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो, सोचो कि तुम 10 साल बाद हो। तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, कौन तुम्हारे साथ है। ये विजुअलाइजेशन तुम्हें बताता है कि तुम सच में क्या चाहते हो। चाहिए और चाहता हूं, फर्क की तालिका। चाहिए, दूसरों की आवाज। चाहता हूं, तुम्हारी आवाज। चाहिए, दिमाग से आती है। चाहता हूं, दिल से आती है। चाहिए, पूरी होने पर खालीपन। चाहता हूं, पूरी होने पर संतोष। चाहिए, बाहर से दिखती है। चाहता हूं, अंदर से महसूस होती है। चाहिए, कभी खत्म नहीं होती। चाहता हूं, खत्म हो जाती है, फिर नई आती है। अपनी असली इच्छा लिखो। स्टीवन ससारी बताते हैं, एक कागज लो, 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो, मुझे लगता है मुझे ये चाहिए। दूसरे कॉलम में लिखो, मैं सच में ये चाहता हूं। ईमानदारी से लिखो, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ तुम और तुम्हारा कागज। धीरे धीरे तुम पैटर्न देखोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी चीजें दूसरों के लिए चाह रहे थे और तुम्हारी असली इच्छाएं क्या हैं। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी इच्छाओं पर सवाल करो। मैं ये क्यों चाहता हूं, पूछो, 5 बार पूछो, जब तक असली जवाब ना आ जाए। याद रखो, तुम जो सोचते हो कि तुम चाहते हो, वो शायद तुम्हारी असली इच्छा नहीं है। वो शायद तुम्हारे माँ पिता की इच्छा है, या समाज की, या तुम्हारे डर की। असली इच्छा तुम्हें अंदर से शांति देती है, वो तुम्हें ऊर्जा देती है, वो तुम्हें जगाए रखती है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विचारों को छांटना, अनगिनत विचारों में से जरूरी को कैसे पहचानें और बाकी को कैसे जाने दें। चैप्टर 6, विचारों को छांटना, क्या जरूरी क्या नहीं। पिछले चैप्टर में हमने अपनी असली इच्छा पहचानना सीखा। अब हम बात करेंगे उन अनगिनत विचारों के बारे में जो हर दिन हमारे दिमाग में आते हैं। उन्हें कैसे छांटें, क्या जरूरी है क्या नहीं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 100 विचार, 0 एक्शन। रवि एक क्रिएटिव इंसान था। उसके दिमाग में हर दिन नए नए विचार आते थे। कभी बिजनेस का विचार, कभी किताब लिखने का, कभी यूट्यूब चैनल शुरू करने का, कभी कोर्स बनाने का। उसके पास 100 विचार थे, लेकिन उसने कोई एक विचार नहीं उठाया। वो एक से दूसरे विचार पर कूदता रहता था। सुबह उठता, आज ये करूंगा। दोपहर आते आते, नहीं ये बेहतर है। शाम तक, शायद कुछ और करूं। उसने 2 साल में कुछ नहीं किया। उसके पास 100 विचार थे, लेकिन स्पष्टता नहीं थी कि किस पर काम करे। रवि की समस्या थी, विचारों को छांटना नहीं आता था। सभी विचार जरूरी नहीं। स्टीवन ससारी बताते हैं, तुम्हारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। हर एक विचार पर ध्यान देना नामुमकिन है, और हर विचार पर काम करना तो और भी नामुमकिन। प्रॉब्लम यह है कि हम सभी विचारों को एक जैसा महत्व दे देते हैं, हर विचार को जरूरी समझ लेते हैं और फिर उलझ जाते हैं। स्टीवन ससारी कहते हैं, स्पष्टता का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जान लो। स्पष्टता का मतलब है तुम जान लो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। विचारों को छांटने का फ्रेमवर्क।
स्टीवन सेसारी एक सिंपल फ्रेमवर्क बताते हैं, जरूरी जरूरी नहीं मैट्रिक्स। कॉलम 1, जरूरी, अभी करो। ये वो विचार हैं जो तुम्हारी असली इच्छा से जुड़े हैं, जिन पर काम करने से तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। इन्हें प्रायोरिटी दो, अभी करो। कॉलम 2, जरूरी नहीं, बाद में करो। ये वो विचार हैं जो जरूरी हैं लेकिन अभी नहीं, इन्हें बाद में की लिस्ट में डाल दो, जब पहले वाले खत्म हो जाएं तब देखना। कॉलम 3, जरूरी नहीं, कभी नहीं। ये वो विचार हैं जो तुम्हारी असली इच्छा से जुड़े नहीं हैं, ये शोर हैं, इन्हें जाने दो, इन पर वक्त मत बर्बाद करो। कैसे पहचाने कि क्या जरूरी है? सवाल 1, क्या ये मेरी असली इच्छा से जुड़ा है? अगर हां तो ये जरूरी है, अगर नहीं तो ये शोर है। सवाल 2, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है? अगर हां तो ये जरूरी है, अगर नहीं तो ये डिस्ट्रैक्शन है। सवाल 3, क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है? अगर हां तो ये जरूरी है, अगर नहीं तो ये बाहरी आवाज है। रवि का बदलाव। रवि ने ये फ्रेमवर्क अपनाया। उसने अपने 100 विचारों की लिस्ट बनाई, फिर हर विचार पर 3 सवाल पूछे। उसे पता चला सिर्फ 3 विचार उसकी असली इच्छा से जुड़े थे, बाकी 97 विचार शोर थे। उसने उन 3 विचारों में से एक चुना, उस पर काम करना शुरू किया। 6 महीने में उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया। आज उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो कहता है 100 विचारों में उलझा रहता तो कुछ नहीं होता। 3 विचारों को चुना, एक पर काम किया, सब बदल गया। विचारों को लिखो फिर छांटो। स्टीवन सेसारी कहते हैं सबसे पहले सभी विचारों को लिखो, जो भी दिमाग में आए लिख डालो, बिना जज किए, बिना छांटे, बस लिखो। फिर अगले दिन उस लिस्ट पर 3 सवाल पूछो। जो जरूरी है उसे अलग करो, जो नहीं उसे जाने दो। याद रखो, सभी विचार जरूरी नहीं, ज्यादातर विचार शोर हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें जाने दो और जो जरूरी है उस पर काम करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डर, संदेह और आलोचना। ये तीनों बाधाएं जो स्पष्टता को रोकती हैं और इनसे कैसे निपटें। चैप्टर 7, डर, संदेह और आलोचना, बाधाओं को पार करना। पिछले चैप्टर में हमने विचारों को छांटना सीखा। अब हम बात करेंगे उन 3 बाधाओं के बारे में जो स्पष्टता को सबसे ज्यादा रोकती हैं, डर, संदेह और आलोचना। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी। संजय जो जानता था लेकिन डरता था। संजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे अपनी नौकरी से मन नहीं लगता था। वो जानता था कि वो क्या करना चाहता है, फोटोग्राफी। उसे फोटोग्राफी से प्यार था। वो जानता था कि उसमें टैलेंट है। उसने कई फोटोग्राफरों से बात की, कोर्स किए, स्किल सीखी। लेकिन जब नौकरी छोड़ने की बात आती तो उसके अंदर की आवाज कहती, कहीं भेल हो गया तो, कहीं पैसे नहीं बने तो, लोग क्या कहेंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। संजय 3 साल तक उसी नौकरी में अटका रहा। वो जानता था कि क्या करना है, लेकिन डर के कारण कर नहीं पा रहा था। डर, स्पष्टता का सबसे बड़ा दुश्मन। स्टीवन सेसारी बताते हैं डर 3 तरह का होता है। पहला, फेलियर का डर, कहीं मैं फेल हो गया तो। ये डर हमें कोशिश ही नहीं करने देता। हम जानते हैं कि क्या चाहते हैं, लेकिन फेलियर के डर से आगे नहीं बढ़ते। दूसरा, जजमेंट का डर, लोग क्या कहेंगे। ये डर हमें दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीने पर मजबूर करता है। हम वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो दूसरे चाहते हैं। तीसरा, सक्सेस का डर। हाँ, सक्सेस का भी डर होता है। कहीं सफल हो गया तो, फिर और जिम्मेदारी, फिर और उम्मीदें। ये डर हमें सफलता से भी रोकता है। संजय को तीनों डर थे। वो जानता था कि क्या चाहता है, लेकिन डर के कारण वहीं रुका रहा। संदेह, डर का साथी। जब डर होता है तो संदेह आता है। तुम सोचते हो, क्या मैं सही हूं? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या यह सही समय है? संदेह तुम्हारी स्पष्टता को धुंधला कर देता है। तुम जो जानते हो उस पर भी यकीन नहीं कर पाते। स्टीवन सेसारी कहते हैं संदेह डर का दूसरा नाम है। डर कहता है कहीं फेल हो गया तो, संदेह कहता है शायद तुम फेल हो जाओगे। आलोचना, बाहरी डर। जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो तो लोग आलोचना करते हैं, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, तुमसे नहीं होगा, ये तो पागलपन है। ये आलोचना तुम्हारे डर को और बढ़ा देती है। तुम सोचते हो शायद सच में मैं गलत हूं। स्टीवन सेसारी कहते हैं आलोचना का दर्द तो होता है, लेकिन याद रखो, आलोचना करने वालों में से ज्यादातर ने वो कभी नहीं किया जो तुम करने की सोच रहे हो। बाधाओं को कैसे पार करें? पहला, डर को पहचानो, डर को नाम दो। मुझे फेलियर का डर है, मुझे लोगों के कहने का डर है। जब तुम डर को पहचानते हो तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दूसरा, वर्स्ट केस सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है।
अगर संजय फोटोग्राफी में फेल हो जाता तो क्या होता? वापस नौकरी मिल जाती? इतना भी बुरा नहीं है। वर्स्ट केस सोचने से डर कम हो जाता है। तीसरा, छोटे कदम उठाओ। बड़ा कदम डराता है, छोटे कदम डराते नहीं। संजय ने नौकरी नहीं छोड़ी। उसने वीकेंड पर फोटोग्राफी शुरू की, धीरे धीरे क्लाइंट बनाए। 1 साल बाद उसकी आमदनी नौकरी के बराबर हो गई। तब उसने नौकरी छोड़ी। चौथा, आलोचना का स्रोत देखो। आलोचना कौन कर रहा है? क्या उसने कभी वो किया है जो तुम करने की सोच रहे हो? अगर नहीं, तो उसकी आलोचना को ज्यादा वजन मत दो। संजय का बदलाव। संजय ने यह सब किया। उसने डर को पहचाना, उसने वर्स्ट केस सोचा, उसने छोटे कदम उठाए। आज वो एक सफल फोटोग्राफर है। उसकी आमदनी पहले से ज्यादा है। वो जो करता है उससे प्यार करता है। वो कहता है, 3 साल में डर में जी रहा था। डर ने मुझे रोक रखा था। जैसे ही मैंने डर का सामना किया, स्पष्टता आ गई। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने डर को पहचानो। किस चीज से डर लगता है? फेलियर से, जजमेंट से, सक्सेस से? डर को नाम दो, उसका वर्स्ट केस सोचो, छोटे कदम उठाओ, आलोचना को सही जगह रखो। याद रखो, डर स्पष्टता का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन डर को पहचाना जा सकता है, डर का सामना किया जा सकता है, डर को पार किया जा सकता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अपने मूल्यों को पहचाने, वो कंपस जो स्पष्टता को दिशा देता है। चैप्टर 8, अपने मूल्यों को पहचाने। पिछले चैप्टर में हमने डर, संदेह और आलोचना को पार करना सीखा। अब हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो स्पष्टता को दिशा देती है, अपने मूल्यों को पहचानना। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, वो एग्जीक्यूटिव जिसने सब कुछ छोड़ दिया। अमित एक बड़ी कंपनी में सीईओ था। बहुत पैसा, बहुत पद, बहुत पहचान, लेकिन वो खुश नहीं था। उसे लगता था, मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने एक छोटे से शहर में जाकर एक स्कूल खोला। उसकी सैलरी 90% कम हो गई, लेकिन वो पहले से ज्यादा खुश था। लोगों ने पूछा, तुमने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। पैसा और पद मेरे लिए मायने नहीं रखते, लोगों की जिंदगी बदलना मायने रखता है। अमित को अपने मूल्यों की स्पष्टता मिल गई थी। मूल्य क्या है? मूल्य वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये तुम्हारे फैसलों का आधार है। ये तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। कुछ लोगों के मूल्य परिवार, स्वतंत्रता, ईमानदारी, ज्ञान, रचनात्मकता, सेवा, साहस, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, विकास, संबंध, प्रभाव, सम्मान, पैसा, समय, आध्यात्मिकता। हर किसी के मूल्य अलग होते हैं। किसी के लिए परिवार सबसे ऊपर है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए पैसा मायने रखता है, किसी के लिए समय। कोई सही या गलत नहीं है, ये तुम्हारे हैं। मूल्य क्यों जरूरी है? जब तुम अपने मूल्यों को जानते हो, तुम्हें स्पष्टता होती है कि क्या करना है। तुम फैसले जल्दी ले पाते हो, तुम दूसरों की आवाजों में नहीं बहते, तुम अपने फैसलों पर भरोसा करते हो, तुम संतुष्ट रहते हो। जब तुम अपने मूल्यों को नहीं जानते, तुम दूसरों की आवाजों में बहते हो, तुम हर फैसले पर उलझते हो, तुम जो करते हो उससे संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है। स्टीवन सेसारी कहते हैं, मूल्य तुम्हारा कंपस है। बिना कंपस के तुम भटकते हो, कंपस के साथ तुम जानते हो कि कहां जाना है। अपने मूल्यों को कैसे पहचाने? तरीका 1, जीवन की सबसे खुशी की घटनाएं। उन समयों के बारे में सोचो जब तुम सबसे ज्यादा खुश थे। क्या कर रहे थे? किसके साथ थे? उस खुशी का कारण क्या था? वो कारण तुम्हारे मूल्य है। तरीका 2, जीवन की सबसे दुखी की घटनाएं। उन समयों के बारे में सोचो जब तुम सबसे ज्यादा दुखी थे। क्या हो रहा था? क्या कमी थी? वो कमी तुम्हारे मूल्यों के उलट है, वो तुम्हारे मूल्य है। तरीका 3, मूल्यों की लिस्ट। नीचे दी गई लिस्ट में से 10 मूल्य चुनो, फिर उनमें से 5, फिर उनमें से 3। ये तुम्हारे कोर मूल्य है। मूल्यों की सूची: परिवार, दोस्त, स्वतंत्रता, सुरक्षा, साहस, ईमानदारी, ज्ञान, रचनात्मकता, सेवा, नेतृत्व, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, विकास, संबंध, प्रभाव, सम्मान, पैसा, समय, आध्यात्मिकता। तरीका 4, 5 साल बाद का पत्र। अपने आप को 5 साल बाद का पत्र लिखो। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? ये पत्र तुम्हारे मूल्यों को दिखा देगा। मूल्यों और फैसलों का कनेक्शन। हर फैसला तुम्हारे मूल्यों से जुड़ा होता है। जब तुम मूल्यों को जानते हो तो फैसले आसान हो जाते हैं।
अगर तुम्हारा मूल्य स्वतंत्रता है तो जो नौकरी तुम्हें जकड़े रखे वो तुम्हारे लिए सही नहीं। अगर तुम्हारा मूल्य परिवार है तो जो नौकरी परिवार से दूर ले जाए वो तुम्हारे लिए सही नहीं। अगर तुम्हारा मूल्य विकास है तो जहां तुम सीख ना सको वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। अमित के मूल्य। अमित ने अपने मूल्य पहचाने। उसके लिए सबसे ऊपर था लोगों की जिंदगी बदलना, उसके बाद था स्वतंत्रता, फिर था समय। पैसा और पद उसकी लिस्ट में बहुत नीचे थे। जब उसे यह स्पष्टता मिली तो उसने फैसला किया। उसने सीईओ की नौकरी छोड़ी, स्कूल खोला, आज वो खुश है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने मूल्यों को पहचानो। जीवन की सबसे खुशी की घटनाओं को याद करो, मूल्यों की लिस्ट में से चुनो। 5 साल बाद का पत्र लिखो। जब तुम अपने मूल्यों को जान लोगे तो स्पष्टता अपने आप आ जाएगी। तुम जानोगे कि क्या करना है, क्या नहीं। तुम जानोगे कि क्या सही है, क्या गलत। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे निर्णय लेने का फ्रेमवर्क, एक ऐसा सिस्टम जो हर फैसले को आसान बना देगा। चैप्टर 9, निर्णय लेने का फ्रेमवर्क। पिछले चैप्टर में हमने अपने मूल्यों को पहचानना सीखा। अब हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में, निर्णय लेने का फ्रेमवर्क। ये तुम्हें हर फैसले में स्पष्टता देगा। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी। प्रिया, जो 2 करियर के बीच उलझी थी। प्रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। उसे 2 ऑफर मिले थे, एक बड़ी कंपनी में ज्यादा सैलरी वाली नौकरी और एक स्टार्टअप में कम सैलरी लेकिन ज्यादा सीखने वाली नौकरी। वो 2 हफ्तों से सोच रही थी। हर दिन सुबह एक फैसला करती, शाम तक उलट जाती। उसका दिमाग घूम रहा था, उसकी नींद खराब हो गई, उसे स्पष्टता नहीं मिल पा रही थी। प्रिया की समस्या थी, उसके पास फैसला लेने का कोई फ्रेमवर्क नहीं था। स्टीवन सिसारी का 3 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टीवन सिसारी निर्णय लेने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताते हैं। स्टेप 1, शांत हो जाओ, गेट क्वाइट। जब तुम उलझे हो तो सबसे पहले शांत हो जाओ। शोर में फैसला मत लो, दिमाग शांत होने दो। 10 मिनट बैठो, सांस देखो, विचारों को आने दो, जाने दो। स्टेप 2, जिज्ञासु बनो, गेट क्यूरियस। अब फैसले के बारे में पूछताछ करो, बिना जज किए, बिना डरे, सिर्फ पूछो, मेरे क्या विकल्प हैं? हर विकल्प के क्या फायदे हैं? हर विकल्प के क्या नुकसान हैं? ये विकल्प मेरे मूल्यों से कैसे जुड़े हैं? मैं हर विकल्प के बारे में कैसा महसूस करता हूं? स्टेप 3, प्रतिबद्ध हो जाओ, गेट कमिटेड। अब फैसला करो और उससे जुड़े रहो, पीछे मत देखो। दूसरा विकल्प बेहतर था या नहीं ये मत सोचो, तुमने फैसला किया, अब उस पर चलो। प्रिया ने कैसे फैसला किया? प्रिया ने ये फ्रेमवर्क अपनाया। स्टेप 1, शांत हो जाओ। उसने एक शाम फोन बंद किया, अकेले बैठी, 10 मिनट सांस देखी, दिमाग शांत हुआ। स्टेप 2, जिज्ञासु बनो। उसने दोनों विकल्पों के बारे में पूछा। बड़ी कंपनी, ज्यादा पैसा, सुरक्षा, लेकिन सीखने को कम, काम उबाऊ। स्टार्टअप, कम पैसा, अनिश्चितता, लेकिन बहुत कुछ सीखने को, काम दिलचस्प। उसने सोचा, मेरे मूल्य क्या हैं? उसके मूल्य थे विकास, रचनात्मकता, स्वतंत्रता। स्टार्टअप इनसे जुड़ा था। स्टेप 3, प्रतिबद्ध हो जाओ। उसने स्टार्टअप चुना और उसके बाद उसने पीछे नहीं देखा। आज वो स्टार्टअप में बहुत खुश है। फ्रेमवर्क क्यों काम करता है? ये फ्रेमवर्क 3 काम करता है। पहला, ये शोर को शांत करता है। पहला स्टेप दिमाग को शांत करता है। शांत दिमाग में ही स्पष्टता आ सकती है। दूसरा, ये सभी पहलुओं को देखने में मदद करता है। दूसरा स्टेप तुम्हें सभी विकल्पों को बिना डरे देखने देता है। तुम जज नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो। तीसरा, ये फैसला लेने के बाद पछतावे को रोकता है। तीसरा स्टेप तुम्हें फैसले से जुड़े रहने की ताकत देता है। तुम पीछे नहीं देखते, आगे बढ़ते हो। फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कब करें? बड़े फैसलों के लिए, करियर, रिलेशनशिप, शहर बदलना, पैसे का बड़ा निवेश। मध्यम फैसलों के लिए, नौकरी बदलना, कोर्स करना, घर खरीदना। छोटे फैसलों के लिए, रोजाना के फैसले, जैसे क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। हर फैसले में ये फ्रेमवर्क काम करता है, बस समय अलग लगता है। बड़े फैसले में ज्यादा समय, छोटे में कम। फ्रेमवर्क के साथ सावधानियां। सावधानी 1, बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करो। स्टेप 2 में ज्यादा मत उलझो, जरूरी जानकारी लो फिर आगे बढ़ो। सावधानी 2, परफेक्ट फैसले की तलाश मत करो। परफेक्ट फैसला नहीं होता, बस अच्छा फैसला करो फिर उसे सही बनाओ। सावधानी 3, एक बार फैसला कर लिया तो पीछे मत देखो, क्या दूसरा विकल्प बेहतर था, ये सवाल मत पूछो। तुमने फैसला कर लिया, अब उस पर काम करो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करो।
अगली बार जब कोई फैसला उलझाए तो ये 3 स्टेप करो। शांत हो जाओ, 10 मिनट बैठो, सांस देखो, जिज्ञासु बनो, सारे विकल्प देखो, सवाल पूछो, प्रतिबद्ध हो जाओ, फैसला करो, पीछे मत देखो। ये फ्रेमवर्क तुम्हें हर फैसले में स्पष्टता देगा। छोटे हों या बड़े, ये काम करेगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इंट्यूशन की ताकत, अपनी अंतर्ज्ञान पर कैसे भरोसा करें। चैप्टर 10 इंट्यूशन की ताकत, अंतर्ज्ञान पर भरोसा। पिछले चैप्टर में हमने निर्णय लेने का फ्रेमवर्क सीखा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो लॉजिक से परे है, इंट्यूशन। अपनी अंतर्ज्ञान पर कैसे भरोसा करें, तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, उद्यमी जिसने अपनी गट फीलिंग पर चला। अरुण एक उद्यमी था। उसे एक बड़ा बिजनेस ऑफर मिला। सारे नंबर सही थे, फाइनेंशियल एनालिसिस सही था। उसके सलाहकारों ने कहा, यह ऑफर ले लो। लेकिन अरुण के अंदर कुछ कह रहा था, मत लो, यह सही नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। सब कुछ सही था, फिर भी उसे अजीब लग रहा था। उसने सलाहकारों की सुनी, उसने ऑफर ले लिया। 3 महीने बाद सब गड़बड़ हो गया। पार्टनर ने धोखा दिया, उसे बहुत नुकसान हुआ। अरुण ने कहा, मेरी गट फीलिंग सही थी, मैंने उसे सुनना चाहिए था। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन को समझना मुश्किल है। ये लॉजिक नहीं है, ये एनालिसिस नहीं है, ये कहां से आता है पता नहीं, लेकिन ये होता है। स्टीवन सेसारी इंट्यूशन को परिभाषित करते हैं, इंट्यूशन तुम्हारे अवचेतन का ज्ञान है। ये उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो तुमने जिए हैं, लेकिन जिन्हें तुम शब्दों में नहीं बता सकते। तुम्हारा दिमाग हर दिन लाखों चीजें प्रोसेस करता है, ज्यादातर तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये सब तुम्हारे अवचेतन में जमा होता है। जब तुम्हें कोई गट फीलिंग आती है तो वो यही अवचेतन तुमसे बात कर रहा होता है। इंट्यूशन वर्सेस इंपल्स, फर्क क्या है? बहुत लोग इंट्यूशन और इंपल्स में फर्क नहीं कर पाते। इंपल्स भी अचानक आता है, तो फर्क क्या है? इंट्यूशन शांत होता है, बिना डर के आता है, बार बार आता है, समय के साथ स्थिर रहता है, फैसला लेने के बाद शांति देता है। इंपल्स उत्तेजित होता है, डर या लालच से आता है, एक बार आता है फिर बदल जाता है, बार बार बदलता है, फैसला लेने के बाद पछतावा होता है। अरुण के मामले में उसकी गट फीलिंग बार बार आ रही थी। वो शांत थी, डर नहीं था, ये इंट्यूशन थी, लेकिन उसने लॉजिक के आगे उसे नजरअंदाज कर दिया। इंट्यूशन कैसे विकसित करें? तरीका नंबर 1, शांति। इंट्यूशन शोर में नहीं सुनाई देती, तुम्हें शांत बैठना होगा। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, शांति में ही इंट्यूशन आती है। तरीका नंबर 2, ध्यान दो। जब भी कोई गट फीलिंग आए, उसे नोट करो, लिखो, आज ऐसा लगा कि ये सही नहीं है। धीरे धीरे तुम पैटर्न देखोगे। तरीका नंबर 3, छोटे फैसलों से शुरू करो। बड़े फैसलों पर इंट्यूशन पर भरोसा करना मुश्किल है, छोटे फैसलों से शुरू करो। क्या खाना है, कहाँ जाना है, इंट्यूशन सुनो, देखो क्या होता है। धीरे धीरे भरोसा बढ़ेगा। इंट्यूशन जर्नल, हर दिन लिखो कि आज क्या इंट्यूशन आई, क्या हुआ, क्या सही थी। ये जर्नल तुम्हें इंट्यूशन को पहचानने में मदद करेगा। लॉजिक और इंट्यूशन का संतुलन। स्टीवन सेसारी कहते हैं, सबसे अच्छा फैसला लॉजिक और इंट्यूशन का मिश्रण होता है। स्टेप 1, लॉजिक से एनालिसिस करो, डेटा देखो, फैक्ट्स देखो, विकल्पों की तुलना करो। स्टेप 2, शांत हो जाओ, एनालिसिस के बाद शांत हो जाओ, दिमाग को सब कुछ प्रोसेस करने दो। स्टेप 3, इंट्यूशन सुनो, शांत होने के बाद पूछो, क्या लग रहा है, जो लगे उसे नोट करो। स्टेप 4, दोनों को मिलाओ, लॉजिक क्या कह रहा है, इंट्यूशन क्या कह रही है, दोनों को मिलाकर फैसला करो। अरुण ने क्या सीखा? अरुण ने अपने अनुभव से सीखा। अब वो कहता है, अगर मेरी गट फीलिंग बार बार कुछ कह रही है तो मैं उसे सुनता हूं। लॉजिक मुझे फैक्ट्स बताता है, इंट्यूशन मुझे दिशा बताती है, दोनों चाहिए। आज अरुण नए बिजनेस में बहुत सफल है। वो लॉजिक और इंट्यूशन दोनों का इस्तेमाल करता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो। छोटे फैसलों से शुरू करो, जो लगे उसे करो, देखो क्या होता है। इंट्यूशन जर्नल शुरू करो, हर दिन लिखो कि क्या लगा और क्या हुआ। धीरे धीरे तुम इंट्यूशन को पहचानने लगोगे। याद रखो, इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारा अवचेतन है जो तुमसे बात कर रहा है। उसे सुनो, उस पर भरोसा करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे प्रायोरिटीज के बारे में। क्या पहले, क्या बाद, कैसे तय करें। चैप्टर 11 प्रायोरिटीज, क्या पहले क्या बाद। पिछले चैप्टर में हमने इंट्यूशन की ताकत समझी,
अब हम बात करेंगे एक और जरूरी स्किल की, प्रायोरिटीज, यानी ये तय करना कि क्या पहले करना है, क्या बाद में और क्या बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, वो मां जो हर किसी को खुश कर रही थी। सोनिया एक होम मेकर थी। उसके पति, 2 बच्चे, सास ससुर, अपने माँ बापा, सबकी जिम्मेदारी उस पर थी। वो सुबह 5 बजे उठती, रात 11 बजे सोती। उसके पास अपने लिए वक्त ही नहीं था। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। पति खुश, बच्चे खुश, सास ससुर खुश, माँ बापा खुश, लेकिन सोनिया खुश नहीं थी। वो थकी हुई थी, उदास थी। उसे लगता था कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, हर चीज प्रायोरिटी नहीं हो सकती, तुम्हें चुनना होगा। उसने सोचा, मैं क्या चुनूं? सोनिया की समस्या थी, उसने सबको प्रायोरिटी बना लिया था और खुद को कहीं नहीं रखा था। हर चीज प्रायोरिटी नहीं हो सकती। स्टीवन सेसारी कहते हैं, जब सब कुछ जरूरी होता है तो कुछ भी जरूरी नहीं होता। हम अक्सर ये गलती करते हैं। हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं, सबको एक साथ खुश करने की कोशिश करते हैं, सब काम एक साथ निपटाने की कोशिश करते हैं। नतीजा, हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। हम थक जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, हमें स्पष्टता नहीं मिलती। प्रायोरिटी का मतलब है चुनना, कुछ चीजों को पहले रखना, कुछ को बाद में, कुछ को छोड़ देना। प्रायोरिटी कैसे तय करें? तरीका 1, 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल। 80% परिणाम 20% कामों से आते हैं। ये 20% काम कौन से हैं, उन्हें पहचानो, उन पर 80% समय दो। बाकी 20% कामों पर सिर्फ 20% समय दो। सोनिया ने यही किया। उसने सोचा, मेरे 80% तनाव का कारण क्या है? उसे पता चला, सास ससुर की उम्मीदें। उसने उनके लिए कम समय देना शुरू किया, ज्यादा समय खुद के लिए और बच्चों के लिए रखा। उसका तनाव कम हो गया। तरीका 2, मूल्यों के हिसाब से प्रायोरिटी। अपने मूल्यों की लिस्ट देखो। जो काम तुम्हारे टॉप मूल्यों से जुड़े हैं उन्हें पहले करो, जो नीचे के मूल्यों से जुड़े हैं उन्हें बाद में। सोनिया के टॉप मूल्य थे बच्चे और खुद। उसने बच्चों के लिए वक्त बढ़ाया, खुद के लिए वक्त निकाला, बाकी चीजों को दूसरे नंबर पर रखा। तरीका 3, नहीं कहना सीखो। प्रायोरिटी का सबसे बड़ा हथियार है नहीं कहना। जो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है उसे नहीं कहो, प्यार से लेकिन साफ साफ। सोनिया ने सीखा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। पहले लोग बुरा मानते थे, धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई और सोनिया की जिंदगी बेहतर हो गई। प्रायोरिटी मैट्रिक्स। स्टीवन सेसारी एक सिंपल मैट्रिक्स बताते हैं। जरूरी, जरूरी नहीं, अभी, पहले करो, बाद में करो, बाद में, शेड्यूल करो, छोड़ दो। पहले करो, ये वो काम हैं जो जरूरी हैं और अभी करने हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता। बाद में करो, ये वो काम हैं जो जरूरी नहीं लेकिन अभी करने हैं, इन्हें जल्दी निपटाओ। शेड्यूल करो, ये वो काम हैं जो जरूरी हैं लेकिन अभी नहीं, इनके लिए टाइम निकालो। छोड़ दो, ये वो काम हैं जो न जरूरी हैं न अभी, इन्हें करना ही मत, इन पर वक्त मत बर्बाद करो। सोनिया का बदलाव। सोनिया ने ये मैट्रिक्स अपनाया। उसने लिखा, पहले करो, बच्चों का खाना, उनकी पढ़ाई, अपनी एक्सरसाइज। बाद में करो, घर की सफाई, कपड़े धोना। शेड्यूल करो, सास ससुर से मिलना, माँ बाप से बात करना। छोड़ दो, लोगों की उम्मीदें पूरी करना, गॉसिप में वक्त देना। 3 महीने में सोनिया बदल गई। वो पहले से ज्यादा शांत थी, ज्यादा खुश थी। उसके बच्चे भी खुश थे क्योंकि माँ अब ज्यादा वक्त देती थी। वो कहती है, पहले मैं सोचती थी कि सब कुछ करना जरूरी है, अब मुझे पता है कुछ चीजें छोड़नी भी जरूरी हैं। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी प्रायोरिटी तय करो। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो। उन 20% कामों पर फोकस करो जो 80% परिणाम देंगे। अपने मूल्यों के हिसाब से प्रायोरिटी रखो। जो तुम्हारे टॉप मूल्यों से जुड़ा है उसे पहले करो, बाकी को बाद में। और नहीं कहना सीखो। यह सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी भी है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सीमाओं के बारे में, कैसे अपनी स्पष्टता को दूसरों से बचाएं। चैप्टर 12, सीमाएं, स्पष्टता की रक्षा। पिछले चैप्टर में हमने प्रायोरिटीज समझी। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो तुम्हारी स्पष्टता की रक्षा करती है, सीमाएं। यानी अपनी सीमा तय करना, दूसरों को बताना कि क्या ठीक है और क्या नहीं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, पीपल प्लीजर जो अपनी दिशा भूल गई।
नीलिमा एक बहुत अच्छी इंसान थी। वो हर किसी की मदद करती थी। कोई कहे ये काम कर दो, वो कर देती। कोई कहे वो काम कर दो, वो कर देती। उसे नहीं कहना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला वो दूसरों के काम करते करते अपने काम भूल गई थी। उसने अपनी जिंदगी की दिशा खो दी थी। वो जानती थी कि वो क्या चाहती है, लेकिन दूसरों के कामों में वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, नीलिमा, तुम हर किसी को अपनी ऊर्जा दे देती हो, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं रखती। नीलिमा को समझ आ गया, उसे सीमाएं बनानी थी। सीमाएं क्या हैं? सीमाएं वो लकीरें हैं जो तुम दूसरों के साथ अपने रिश्ते में खींचते हो। ये बताती हैं कि तुम यहां तक आ सकते हो, इससे आगे नहीं। सीमाएं 3 तरह की होती हैं। समय की सीमाएं, यानी मैं तुम्हें 30 मिनट दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। ऊर्जा की सीमाएं, यानी मैं ये काम कर सकता हूं लेकिन वो नहीं। भावनात्मक सीमाएं, यानी तुम मुझसे यूं बात नहीं कर सकते। सीमाएं क्रूरता नहीं है, सीमाएं आत्मसम्मान है। वो दूसरों को बताती हैं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी प्रायोरिटी है, अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं क्यों जरूरी है? बिना सीमाओं के तुम दूसरों के कामों में उलझ जाते हो, तुम अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हो, तुम थक जाते हो, जल जाते हो, तुम रिजेंटमेंट में रहते हो, तुम अपनी स्पष्टता खो देते हो। सीमाओं के साथ तुम अपनी प्रायोरिटी पर फोकस कर पाते हो, तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते रखते हो, तुम रिजेंटमेंट नहीं रखते, तुम्हारी स्पष्टता बनी रहती है। सीमाएं कैसे बनाएं? स्टेप 1, अपनी सीमाएं पहचानो। तुम कहां असहज होते हो, किन चीजों से तुम्हें गुस्सा आता है, किन चीजों से तुम थक जाते हो। ये तुम्हारी सीमाओं के संकेत है। स्टेप 2, सीमाएं साफ करो। दूसरों को बताओ कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। साफ साफ बोलो, मैं शाम 7 बजे के बाद काम नहीं करता। मुझसे ऐसे मत बोलो, मैं ये काम नहीं कर सकता। स्टेप 3, सीमाओं पर टिके रहो। सीमा बताने के बाद उस पर टिके रहो। अगर कोई सीमा तोड़े तो बता दो, मैंने कहा था शाम 7 बजे के बाद नहीं, कल देखेंगे। स्टेप 4, गिल्ट को मैनेज करो। सीमा बनाने पर गिल्ट होता है। लोग कहेंगे तुम कितने स्वार्थी हो। ये गिल्ट तुम्हें वापस पुरानी आदत में ढकेल सकता है। गिल्ट को पहचानो, उसे जाने दो। नीलिमा ने सीमाएं कैसे बनाई? नीलिमा ने सीमाएं बनाने का फैसला किया। उसने लिखा, मैं सुबह 9 से 12 बजे तक सिर्फ अपने काम के लिए रखूंगी। मैं हर किसी का फोन नहीं उठाऊंगी। जरूरी लोगों के लिए अलग टाइम रखूंगी। जो लोग मुझसे बुरी बात करें, मैं उनसे बात करना बंद कर दूंगी। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने लिए रखूंगी। पहले हफ्ते में लोगों को अजीब लगा। कुछ ने कहा, तुम बदल गई हो। नीलिमा ने कहा, हाँ, मैं बदल रही हूं। वो अपनी सीमाओं पर टिकी रही। 1 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। वो कम थकती थी, उसके पास अपने काम के लिए वक्त था। वो फिर से स्पष्ट हो गई थी कि वो क्या चाहती हैं। सीमाओं के बारे में आम गलतफहमियां। गलतफहमी 1, सीमाएं स्वार्थी हैं। सच, सीमाएं आत्मसम्मान है। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों का भी नहीं रख पाओगे। गलतफहमी 2, सीमाएं रिश्ते तोड़ देती हैं। सच, सीमाएं स्वस्थ रिश्ते बनाती हैं। बिना सीमाओं के रिश्ते टूट जाते हैं। गलतफहमी 3, सीमाएं बताना कठोरता है। सच, सीमाएं प्यार से भी बताई जा सकती हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी सीमाएं पहचानो। तुम कहां असहज होते हो, कहां थक जाते हो, कहां गुस्सा आता है। ये तुम्हारी सीमाएं हैं। उन्हें साफ साफ बताओ, प्यार से लेकिन मजबूती से, और उन पर टिके रहो। गिल्ट को पहचानो, उसे जाने दो। याद रखो, सीमाएं तुम्हारी स्पष्टता की रक्षा करती हैं। बिना सीमाओं के तुम दूसरों की जिंदगी में उलझकर अपनी जिंदगी भूल जाते हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे लाइफ पाथ डिजाइन के बारे में। अपनी जिंदगी की दिशा कैसे तय करें। चैप्टर 13, लाइफ पाथ डिजाइन, अपनी दिशा तय करें। पिछले चैप्टर में हमने सीमाएं समझी। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े विषय की, लाइफ पाथ डिजाइन, यानी अपनी जिंदगी की दिशा कैसे तय करें। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 2 दोस्त 2 रास्ते। राहुल और अमित 2 दोस्त थे। कॉलेज के बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में चली गई। राहुल ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। उसने वो किया जो सब कर रहे थे। उसने घर लिया, गाड़ी ली, शादी की। बाहर से देखने वाला कहे कितनी सेटल जिंदगी है, लेकिन राहुल को लगता था मैं कहां जा रहा हूं,
मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। वो भटक रहा था। अमित ने अलग रास्ता चुना। उसने कुछ साल नौकरी की, फिर छोड़ दी। उसने यात्रा की, किताबें पढ़ीं, नई चीजें सीखीं। उसने अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनी। आज वो एक लेखक है, अपनी जिंदगी से खुश है। राहुल ने अमित से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि क्या करना है? अमित ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी खुद डिजाइन की, तुम दूसरों की डिजाइन पर चल रहे हो। लाइफ पाथ डिजाइन क्या है? लाइफ पाथ डिजाइन का मतलब है अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनना। यह तय करना कि तुम 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद कहां होना चाहते हो। स्टीवन सिसारी कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं करते, वो दूसरों की डिजाइन पर चलते हैं। फिर आधी जिंदगी बीतने के बाद पता चलता है, मैं वहां हूं जहां मैं नहीं जाना चाहता था। लाइफ पाथ डिजाइन के लिए 3 चीजें चाहिए। विजन, तुम कहां जाना चाहते हो। मूल्य, तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। योजना, वहां कैसे पहुंचोगे। विजन कैसे बनाएं? तरीका 1, 5 साल बाद का पत्र लिखो। अपने आप को 5 साल बाद का पत्र लिखो। तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कैसा महसूस कर रहे हो, विस्तार से लिखो। यह पत्र तुम्हारा विजन है। इसे पढ़ो, इसे साफ करो, इसे याद रखो। तरीका 2, विजन बोर्ड। अपने विजन को तस्वीरों में बदलो। उन तस्वीरों को एक बोर्ड पर लगाओ जहां तुम रोज देख सको। यह विजन बोर्ड तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम कहां जा रहे हो। तरीका 3, 10 साल बाद का दिन। सोचो कि 10 साल बाद तुम्हारा एक दिन कैसा होगा। सुबह कैसे उठोगे, क्या करोगे, किससे मिलोगे, कैसा महसूस करोगे। यह विजुअलाइजेशन तुम्हारा विजन बनाता है। मूल्यों के साथ विजन को जोड़ो। तुम्हारा विजन तुम्हारे मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हारा मूल्य है परिवार, तो तुम्हारा विजन परिवार के साथ वक्त बिताने वाला होना चाहिए। अगर तुम्हारा मूल्य है स्वतंत्रता, तो तुम्हारा विजन खुद का बॉस होने वाला होना चाहिए। जब विजन और मूल्य एक साथ होते हैं, तो तुम उस विजन को पाने के लिए मोटिवेटेड रहते हो। योजना कैसे बनाएं? विजन बन गया, अब उस तक पहुंचने की योजना बनाओ। स्टेप 1, ब्रेक डाउन करो। 5 साल के विजन को 1 साल के लक्ष्यों में बांटो। 1 साल के लक्ष्यों को महीनों में, महीनों को हफ्तों में, हफ्तों को दिनों में। स्टेप 2, रोज का एक्शन तय करो। तुम्हें हर दिन क्या करना है ताकि तुम 5 साल के विजन तक पहुंच सको। ये एक्शन छोटे हो सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होने चाहिए। स्टेप 3, ट्रैक करो। हर हफ्ते देखो कि तुम कितना आगे बढ़े। हर महीने रिव्यू करो, क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्या बदलाव चाहिए। राहुल का बदलाव। राहुल ने यह सीखा, उसने अपना विजन बनाया। 5 साल बाद मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं जहां मैं अपने मूल्यों के मुताबिक काम कर सकता हूं। उसने योजना बनाई। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया। 3 साल में उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने नौकरी छोड़ दी। आज वो कहता है, पहले मैं दूसरों की डिजाइन पर चल रहा था, अब मैं अपनी डिजाइन पर चल रहा हूं। यह ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यह ज्यादा खुशी देता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी की दिशा तय करो। दूसरों की डिजाइन पर मत चलो, अपनी डिजाइन बनाओ। 5 साल बाद का पत्र लिखो, विजन बोर्ड बनाओ। 10 साल बाद के दिन की कल्पना करो। फिर योजना बनाओ, छोटे छोटे कदम, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और ट्रैक करते रहो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे स्पष्टता और रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे स्पष्टता रिश्तों को बदल देती है। चैप्टर 14, स्पष्टता और रिलेशनशिप्स। पिछले चैप्टर में हमने लाइफ पाथ डिजाइन सीखा। अब हम बात करेंगे कि कैसे स्पष्टता रिश्तों को बदल देती है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, वो जोड़ा जो झगड़ते झगड़ते थक गया। नीरज और स्मिता की शादी को 8 साल हो गए थे। पिछले 3 सालों से वो हर दिन झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, बड़ी बड़ी बातों पर तो बहस ही बहस। नीरज सोचता था, वो मेरी बात नहीं सुनती, वो मुझे समझती ही नहीं। स्मिता सोचती थी, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझता, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। दोनों की स्पष्टता नहीं थी। न नीरज को स्पष्टता थी कि वो क्या चाहता है, न स्मिता को। दोनों उलझे हुए थे और ये उलझन उनके रिश्ते को बर्बाद कर रही थी। एक दिन वो काउंसलर के पास गए। काउंसलर ने कहा, पहले खुद को समझो, फिर एक दूसरे को। रिश्तों में स्पष्टता क्यों जरूरी है? बिना स्पष्टता के रिश्तों में तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या दे सकते हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी सीमाएं क्या है। तुम दूसरे की उम्मीदों में उलझ जाते हो, तुम गुस्सा और नाराजगी जमा करते हो। स्पष्टता के साथ रिश्तों में तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो,
तुम जानते हो कि तुम क्या दे सकते हो, तुम अपनी सीमाएं साफ कर सकते हो, तुम दूसरे की उम्मीदों को समझ सकते हो, तुम गुस्सा और नाराजगी कम रखते हो। रिश्तों में स्पष्टता के 4 सवाल। स्टीवन सेसारी रिश्तों में स्पष्टता के लिए 4 सवाल बताते हैं। 1. मैं इस रिश्ते से क्या चाहता हूं? प्यार, सुरक्षा, साथ, समर्थन, साहसिकता। साफ करो। मैं इस रिश्ते में क्या दे सकता हूं? समय, ऊर्जा, प्यार, ध्यान, सहानुभूति। साफ करो। मेरी सीमाएं क्या हैं? मुझसे कैसे बात कर सकते हो, कैसे नहीं? मेरा समय कब मैं दे सकता हूं, कब नहीं? साफ करो। मैं संघर्ष को कैसे हैंडल करूंगा? गुस्से में क्या करूंगा? शांत होने के लिए क्या चाहिए? साफ करो। नीरज और स्मिता ने क्या किया? काउंसलर ने उन्हें अलग अलग ये सवाल पूछने को कहा। नीरज ने लिखा, मैं इस रिश्ते से शांति चाहता हूं, शोर नहीं। मैं समय और सुरक्षा दे सकता हूं। मेरी सीमा है, मुझसे गुस्से में मत बोलो, मैं चला जाऊंगा। स्मिता ने लिखा, मैं इस रिश्ते से प्यार और ध्यान चाहती हूं। मैं प्यार और देखभाल दे सकती हूं। मेरी सीमा है, मुझे इग्नोर मत करो, बात करो। जब उन्होंने एक दूसरे को बताया तो दोनों हैरान रह गए। नीरज को पता चला स्मिता सिर्फ ध्यान चाहती थी, झगड़ा नहीं। स्मिता को पता चला नीरज शांति चाहता था, उदासीनता नहीं। उन्होंने नियम बनाए। अगर कोई गुस्सा हो तो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे। हर हफ्ते एक डेट नाइट रखेंगे। एक दूसरे की जरूरतें साफ साफ बताएंगे। 3 महीने में उनका रिश्ता बदल गया। वो फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगे। रिलेशनशिप में स्पष्टता कैसे लाएं? स्टेप 1, खुद से स्पष्ट हो जाओ। पहले अपने सवालों के जवाब दे दो। तुम क्या चाहते हो, क्या दे सकते हो, सीमाएं क्या हैं? स्टेप 2, बात करो। अपने पार्टनर से बैठो, शांत समय चुनो। अपनी स्पष्टता बताओ, उनकी स्पष्टता सुनो। स्टेप 3, नियम बनाओ। दोनों की स्पष्टता के आधार पर नियम बनाओ। कैसे बात करोगे, कैसे झगड़ोगे, कैसे माफ करोगे। स्टेप 4, समय समय पर चेक करो। हर महीने एक बार बैठो, देखो क्या बदला, क्या नई स्पष्टता चाहिए। आज से क्या करें? दोस्तों, अगर तुम रिलेशनशिप में उलझे हो तो पहले अपनी स्पष्टता पाओ। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या दे सकते हो, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। फिर अपने पार्टनर से बात करो, शांत समय में। उनकी स्पष्टता सुनो, नियम बनाओ। याद रखो, उलझन रिश्तों को मारती है, स्पष्टता रिश्तों को बचाती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे स्पष्टता और करियर के बारे में। कैसे जाने कि सही करियर में है या नहीं। चैप्टर 15, स्पष्टता और करियर। पिछले चैप्टर में हमने रिलेशनशिप्स में स्पष्टता समझी। अब हम बात करेंगे स्पष्टता और करियर के बारे में। कैसे जाने कि तुम सही करियर में हो या नहीं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, वो वकील जो शेफ बन गया। अमर एक वकील था। उसने 10 साल तक वकालत की। अच्छी कमाई थी, अच्छी पहचान थी, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। हर सुबह ऑफिस जाते वक्त उसे अजीब लगता था। वो सोचता, मैं ये क्यों कर रहा हूं। उसे खाना बनाने का शौक था। वीकेंड पर वो नई रेसिपी ट्राई करता, दोस्तों को बुलाता, खाना खिलाता। उन दिनों वो सबसे ज्यादा खुश रहता था। एक दिन उसने फैसला किया। उसने वकालत छोड़ दी। उसने एक कुकिंग स्कूल ज्वाइन किया। 2 साल बाद उसने अपना रेस्टोरेंट खोला। उसकी आमदनी आधी हो गई, लेकिन वो पहले से ज्यादा खुश था। लोगों ने पूछा, तुमने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? अमर ने कहा, मुझे स्पष्टता मिल गई थी कि मैं क्या चाहता हूं। वकालत सुरक्षित थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। खाना बनाना मुझे खुश करता है। कैसे जाने कि तुम सही करियर में हो? स्टीवन सेसारी 5 संकेत बताते हैं कि तुम सही करियर में नहीं हो। 1, सोमवार की सुबह का डर। रविवार शाम से ही सोमवार का डर सताने लगता है। मन करता है कि सोमवार न आए। 2, वक्त धीरे धीरे बीतता है, घंटे बीतते नहीं। तुम घड़ी देखते रहते हो कि कब ऑफिस खत्म हो। 3, शाम को थकान। काम के बाद तुम इतने थक जाते हो कि कुछ और नहीं कर पाते। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, मानसिक थकान है। 4, ग्रोथ नहीं, तुम सीख नहीं रहे, नई चीजें नहीं सीख रहे, रुके हुए हो। 5, जोश नहीं, तुम अपने काम के बारे में बात नहीं करना चाहते। कोई पूछे क्या करते हो तो मन करता है कि बात बदल दो। अगर ये 5 में से 3 भी तुम में हैं तो समझ जाओ तुम सही करियर में नहीं हो। करियर में स्पष्टता के 3 सवाल। मुझे क्या करने में मजा आता है? वो काम जिसमें तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता, जो तुम मुफ्त में भी करोगे, वो क्या है? मुझे किस में अच्छा हूं? तुम्हारी ताकत क्या है? तुम क्या दूसरों से बेहतर कर सकते हो? दुनिया को क्या चाहिए? तुम क्या दे सकते हो जिसकी दुनिया को जरूरत है? तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो?
जहां ये तीनों मिलें वहां तुम्हारा सही करियर है। करियर बदलने से पहले क्या करें? स्टेप 1, करियर ऑडिट करो। उपरोक्त 5 संकेतों की लिस्ट बनाओ, कितने तुम में है, ईमानदारी से जवाब दो। स्टेप 2, एक्सप्लोर करो। नौकरी छोड़ने से पहले एक्सप्लोर करो। वीकेंड पर वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, कोर्स करो, लोगों से बात करो, देखो कैसा लगता है। स्टेप 3, ट्रांजिशन प्लान बनाओ। नौकरी छोड़ने से पहले प्लान बनाओ। कितने महीने का खर्च बचा है, नई शुरुआत में कितना वक्त लगेगा, प्लान बनाओ। स्टेप 4, छोटे कदम उठाओ। बड़ी छलांग मत लगाओ। पहले पार्ट टाइम करो, फिर फुल टाइम। जब नई चीज नौकरी के बराबर आमदनी देने लगे तब नौकरी छोड़ो। अमर ने कैसे किया? अमर ने यही किया। उसने पहले 5 संकेतों की लिस्ट बनाई, सभी 5 उसमें थे। उसे स्पष्टता मिली कि उसे बदलाव चाहिए। उसने वीकेंड पर कुकिंग कोर्सेज किए, दोस्तों के लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो। उसने छोटे फंक्शन के लिए खाना बनाना शुरू किया। 2 साल में उसकी साइड आमदनी नौकरी के बराबर हो गई। तब उसने नौकरी छोड़ी। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने करियर पर सवाल करो। क्या तुम सही जगह हो? क्या तुम खुश हो? क्या तुम सीख रहे हो? क्या तुम बढ़ रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव की स्पष्टता पाओ, छोटे कदम उठाओ, एक्सप्लोर करो, प्लान बनाओ। याद रखो, एक जिंदगी है, उसे वो करने में बिताओ जो तुम्हें पसंद है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे जब स्पष्टता वापस आए, सेटबैक हैंडलिंग के बारे में। चैप्टर 16, जब स्पष्टता वापस आए, सेटबैक हैंडलिंग। पिछले चैप्टर में हमने करियर में स्पष्टता समझी। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हर किसी के साथ होती है, जब स्पष्टता वापस आए, यानी सेटबैक से कैसे निपटे। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, उद्यमी जो रास्ता भूल गया। संजय ने अपना विजन बना लिया था। उसने नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस शुरू किया। पहले 2 साल बहुत अच्छे गए। वो स्पष्ट था कि वो कहां जा रहा है। लेकिन तीसरे साल में सब बदल गया। मार्केट बदल गया, क्लाइंट बदल गए, उसका बिजनेस डगमगाने लगा। वो उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो वही चीज कर रहा था जो पहले करता था, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। संजय ने कहा, मुझे स्पष्टता थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। मैं फिर से उलझ गया हूं। स्पष्टता क्यों जाती है? स्टीवन सेसारी बताते हैं, स्पष्टता एक बार मिलकर हमेशा नहीं रहती। ये कई कारणों से जा सकती है। पहला, सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं। मार्केट बदलता है, लोग बदलते हैं, तकनीक बदलती है। जो कल काम कर रहा था वो आज नहीं कर रहा। दूसरा, तुम बदल जाते हो। तुम सीखते हो, बढ़ते हो, तुम्हारी प्रायोरिटी बदलती है। जो 5 साल पहले तुम चाहते थे वो अब नहीं चाहते। तीसरा, शोर बढ़ जाता है। लगातार शोर में स्पष्टता धुंधली हो जाती है। चौथा, थकान। लगातार काम करते करते तुम थक जाते हो। थके दिमाग में स्पष्टता नहीं रहती। सेटबैक के शुरुआती संकेत। स्टीवन सेसारी बताते हैं, अगर तुम जल्दी पहचान लो तो सेटबैक को ठीक करना आसान है। ओवरवेल्म होना, सब कुछ ज्यादा लगने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने लगते हो। निर्णय लेने में परेशानी, छोटे फैसले भी मुश्किल लगते हैं। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। थकान, नींद के बाद भी थकान। जब ये संकेत दिखे तो समझ जाओ स्पष्टता धुंधली हो रही है। स्पष्टता कैसे वापस लाएं? स्टेप 1, रुको। पहला काम है रुकना। और ज्यादा मत करो, और ज्यादा मत सोचो, बस रुको। स्टेप 2, शांत हो जाओ। दिमाग का शोर शांत करो। 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, अकेले बैठो, सांस देखो। स्टेप 3, जर्नल करो। क्या बदला है, क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, सब लिखो। स्टेप 4, अपने मूल्यों पर वापस जाओ। तुम्हारे मूल्य क्या थे, क्या बदले, क्या अब भी वही हैं? मूल्यों से जुड़ो। स्टेप 5, नई स्पष्टता बनाओ। पुरानी स्पष्टता चली गई, अब नई बनाओ। नए विजन, नए लक्ष्य, नई योजना। संजय ने कैसे वापस पाया? संजय ने ये स्टेप फॉलो किए। उसने रुका, उसने 2 दिन की छुट्टी ली, फोन बंद रखा, अकेले बैठा। उसने जर्नल किया, मार्केट बदल गया, मैं वही कर रहा हूं जो पहले करता था, लेकिन वो अब काम नहीं कर रहा, मैं थक गया हूं। उसने अपने मूल्यों पर वापस जाने का फैसला किया। उसके मूल्य थे लोगों की जिंदगी बदलना। उसने सोचा, मैं अब भी यही चाहता हूं, बस रास्ता बदलना है। उसने नई स्पष्टता बनाई, उसने नई स्ट्रैटेजी बनाई। आज उसका बिजनेस पहले से बेहतर है। वो कहता है, सेटबैक ने मुझे सिखाया, स्पष्टता एक बार की नहीं होती, तुम्हें हर बार फिर से पानी पड़ती है। सेटबैक से कैसे बचें? पहला, नियमित चेक इन। हर हफ्ते 30 मिनट लो, देखो क्या अब भी स्पष्ट है,
क्या बदला है, क्या हुआ है। दूसरा, शोर कम करो, रोज डिजिटल डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया कम देखो, न्यूज़ कम देखो। तीसरा, रिचार्ज करो, थकान स्पष्टता को मारती है। अच्छी नींद लो, ब्रेक लो, वीकेंड पर काम मत करो। चौथा, मूल्यों से जुड़े रहो, हर महीने अपने मूल्यों को पढ़ो, क्या अब भी वही है, क्या बदले, आज से क्या करें। दोस्तों, आज से समझ लो, स्पष्टता एक बार मिलकर हमेशा नहीं रहती, ये जा सकती है, सेटबैक आ सकते हैं, ये नॉर्मल है। जब स्पष्टता जाए तो घबराओ मत, रुको, शांत हो जाओ, जर्नल करो, मूल्यों पर वापस जाओ, नई स्पष्टता बनाओ। याद रखो, सेटबैक का मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें नई स्पष्टता चाहिए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे क्लैरिटी को बनाए रखना, रोजाना की आदतें। चैप्टर 17, क्लैरिटी को बनाए रखना, रोजाना की आदतें। पिछले चैप्टर में हमने सेटबैक हैंडलिंग सीखा। अब हम बात करेंगे क्लैरिटी को बनाए रखने के बारे में, वो रोजाना की आदतें जो स्पष्टता को बनाए रखती हैं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी जिसने आदतें बदल दी। कविता ने स्पष्टता पा ली थी, उसे पता था कि वो क्या चाहती है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस शुरू किया, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन 6 महीने बाद वो फिर से उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी स्पष्टता जा चुकी थी। उसने अपने मेंटर से बात की। मेंटर ने कहा, तुमने स्पष्टता पा ली, लेकिन उसे बनाए रखने की आदतें नहीं बनाई। स्पष्टता एक बार की चीज नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। कविता ने आदतें बनानी शुरू की। 3 महीने में उसकी स्पष्टता वापस आ गई और अब वो बनी रहती है। स्पष्टता के लिए रोजाना की 5 आदतें। आदत 1, सुबह की शांति, 15 मिनट। सुबह उठते ही फोन मत देखो, पहले 15 मिनट अपने लिए रखो। 5 मिनट गहरी सांसें, दिमाग शांत करो। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 3 चीजों के लिए आभारी हो जाओ। 5 मिनट इंटेंशन, आज तुम कैसा महसूस करना चाहते हो, आज तुम क्या करना चाहते हो। आदत 2, दिन का एक काम, 5 मिनट। हर दिन सुबह तय करो, आज का एक सबसे जरूरी काम क्या है, बस एक, उसे पहले करो, बाकी सब बाद में। ये आदत तुम्हें फोकस्ड रखती है, तुम जानते हो कि आज क्या करना है। आदत 3, जर्नलिंग, 10 मिनट। शाम को 10 मिनट जर्नल करो। आज क्या हुआ, कैसा लगा, क्या सीखा, कल क्या अलग करूंगा। जर्नलिंग तुम्हारे विचारों को साफ करती है, जो दिमाग में उलझा है वो कागज पर उतर जाता है। आदत 4, मूल्यों की समीक्षा, 5 मिनट। हर दिन अपने मूल्यों को पढ़ो, 3 मिनट लगेंगे। याद दिलाओ, तुम कौन हो, तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ये आदत तुम्हें दूसरों की आवाजों में बहने से रोकती है। आदत 5, डिजिटल डिटॉक्स, 30 मिनट। दिन में 30 मिनट फोन बंद रखो, कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल, कोई मैसेज, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। ये आदत शोर को शांत करती है, शोर में स्पष्टता नहीं आती। हफ्तेवार आदतें। आदत 1, वीकली रिव्यू, 30 मिनट। हर हफ्ते 30 मिनट लो, देखो इस हफ्ते क्या हुआ, क्या प्रायोरिटी पर रहा, क्या स्पष्टता बनी रही, अगले हफ्ते क्या फोकस करना है। आदत 2, हफ्ते में 1 दिन ऑफ। हर हफ्ते 1 दिन सिर्फ अपने लिए रखो, कोई काम नहीं, फोन नहीं, सिर्फ तुम। बैठो, घूमो, पढ़ो, सोचो। ये दिन तुम्हें रिचार्ज करता है, थकान स्पष्टता को मारती है। महीने की आदतें। आदत 1, मंथली रिव्यू, 1 से 2 घंटे। हर महीने 1 से 2 घंटे लो, देखो इस महीने क्या हासिल किया, क्या स्पष्टता बनी रही, क्या मूल्यों के साथ चला, अगले महीने क्या बदलना है। आदत 2, विजन रिव्यू। हर महीने अपना 5 साल का विजन पढ़ो, क्या अब भी वही चाहते हो, क्या बदला है, जरूरत हो तो विजन अपडेट करो। कविता ने कैसे बदलाव किया। कविता ने ये आदतें अपनाई। उसने सुबह 15 मिनट का रूटीन बनाया, हर दिन जर्नल किया, हर हफ्ते रिव्यू किया, हर महीने विजन चेक किया। 3 महीने में उसकी स्पष्टता वापस आ गई। उसके बिजनेस में भी सुधार आया। वो कहती है, पहले मुझे लगता था कि स्पष्टता एक बार मिल जाती है, अब मुझे पता है ये रोज की प्रैक्टिस है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये आदतें शुरू करो। एक आदत से शुरुआत करो, जैसे सुबह 15 मिनट का शांत समय, 21 दिन तक करो, फिर दूसरी आदत जोड़ो। याद रखो, स्पष्टता कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच जाओ और रुक जाओ। ये एक यात्रा है, रोज की यात्रा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अगले चैप्टर में हम इस किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, क्लैरिटी, आपकी नई शुरुआत। चैप्टर 18, क्लैरिटी, आपकी नई शुरुआत। अब हम इस किताब के आखिरी चैप्टर में हैं, स्टीवन सेसारी की क्लैरिटी का आज अंतिम पड़ाव। तो चलिए इस यात्रा को पूरा करते हैं। हमने क्या सीखा? इस पूरी किताब में हमने सीखा। भाग 1, क्लैरिटी को समझना।
क्लैरिटी क्या है? ज्ञान vs स्पष्टता। क्यों स्पष्टता इतनी मुश्किल है? पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। दिमाग का शोर, आंतरिक और बाहरी। ज्ञान vs स्पष्टता, फर्क जान लो। भाग 2, अंदर की यात्रा। अपनी असली इच्छा पहचाने, चाहिए vs चाहता हूं। विचारों को छांटना, क्या जरूरी क्या नहीं। डर, संदेह और आलोचना, बाधाओं को पार करना। अपने मूल्यों को पहचाने, कंपास जो दिशा देता है। भाग 3, फैसले लेना। निर्णय लेने का फ्रेमवर्क, 3 स्टेप। इंट्यूशन की ताकत, अंतर्ज्ञान पर भरोसा। प्रायोरिटीज, क्या पहले क्या बाद। सीमाएं, स्पष्टता की रक्षा। भाग 4, स्पष्टता से जीना। लाइफ पाथ डिजाइन, अपनी दिशा तय करें। स्पष्टता और रिलेशनशिप्स, स्पष्टता और करियर। सेटबैक हैंडलिंग, जब स्पष्टता वापस आए। क्लैरिटी को बनाए रखना, रोजाना की आदतें। ये सब तुमने सीखा। अब तुम्हारे पास एक पूरी टूल किट है। स्टीवन सेसारी का सबसे बड़ा सच। स्टीवन सेसारी किताब के अंत में सबसे बड़ा सच बताते हैं। तुम पहले से जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें बस सुनना है। तुम सोचते हो कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है। तुम्हारे अंदर वो आवाज है जो जानती है, लेकिन शोर इतना तेज है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। स्पष्टता का मतलब कुछ नया जानना नहीं है। स्पष्टता का मतलब है उस आवाज को सुनना जो पहले से तुम्हारे अंदर है। स्टीवन सेसारी का आखिरी संदेश। स्टीवन सेसारी किताब का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ करते हैं। तुम अपनी जिंदगी के एक्सपर्ट हो। कोई तुमसे ज्यादा नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। बाहर की आवाजें सुनो, लेकिन उनमें मत बहो। अंदर की आवाज सुनो, वो ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। क्लैरिटी एक बार नहीं मिलती, ये रोज मिलती है। हर दिन तुम्हें फिर से स्पष्ट होना पड़ता है, लेकिन जब तुम स्पष्ट होते हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। तुम जानते हो कि क्या करना है, तुम जानते हो कि क्या नहीं करना है, तुम जानते हो कि कहां जाना है। यही है क्लैरिटी, आपकी नई शुरुआत। ये किताब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। कल से तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। छोटी शुरुआत, एक आदत से, जैसे सुबह 15 मिनट का शांत समय, या हर दिन जर्नलिंग, या हर हफ्ते रिव्यू। फिर दूसरी आदत जोड़ो, फिर तीसरी, धीरे धीरे। याद रखो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी आदत छूट जाए तो कोई बात नहीं, कल फिर से शुरू करो। कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। आखिरी सवाल, तुम क्या चुनोगे? दोस्तों, आखिरी सवाल, तुम क्या चुनोगे? उलझन या स्पष्टता? शोर या शांति? दूसरों की आवाज या अपनी आवाज? भटकना या अपना रास्ता? ये चुनाव तुम्हारा है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चुन सकता। तुम खुद चुन सकते हो, और तुम चुन सकते हो अब से, मैं स्पष्टता चुनता हूं, मैं अपनी आवाज चुनता हूं, मैं अपना रास्ता चुनता हूं। दोस्तों, ये थी स्टीवन सेसारी की किताब क्लैरिटी। हमें उम्मीद है कि इस किताब ने तुम्हें समझ दिया है। स्पष्टता कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये सीखी जा सकती है। अब तुम्हारी बारी है। शोर को शांत करो, अपनी आवाज सुनो, अपनी असली इच्छा पहचानो, अपना रास्ता चुनो और उस पर चलो। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो उलझन में हैं, जिन्हें स्पष्टता नहीं मिल पा रही, तो उनके साथ शेयर करो। हो सकता है तुम्हारी एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबें हम लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए। अपना ख्याल रखना, अपनी स्पष्टता का ख्याल रखना, और याद रखना, तुम पहले से जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, बस सुनो। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में।